हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने सेक्शन 6, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में सेक्शन 6 का पार्ट 1 देखा था, पार्ट 1 इन द सेंस केवल और केवल इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, उसके पोर्शन को कवर किया था। टुडे वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द पोर्शन। रेस्ट ऑफ द पोर्शन का मतलब ये है, ओ ओ 7 तरह के पर्सन बताए गए थे ना? हाँ सर। चलिए छोड़ देते हूँ, मैंने लिखा था इंडिविजुअल कर लिया, एचयूएफ करना है, फर्म करना है, कंपनी करना है, एओपीबीवाई करना है, लोकल अथॉरिटी करना है और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन करना है। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सर, जब इंडिविजुअल में इतना टाइम ले लिया ना, तो इसमें भी बहुत टाइम लेगा। अरे नहीं भाई, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला। ये मुश्किल से 20 to 25 मिनट्स का जो बैलेंस टॉपिक है ना, वी आर जस्ट गोइंग टू कवर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सेकेंड सेशन। ओके, क्या है ये? अच्छा, हम लोगों ने इंडिविजुअल किया। एचयूएफ के लिए बोलता है, सुन लें, एचयूएफ के लिए बोलता है कि कोई भी एचयूएफ अच्छा, या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। अब चूंकि सेक्शन 6 है, तो सेक्शन 6 ने केवल ये बताया है, अगर इसकी कंडीशन पूरी ना हो तो ऑटोमेटिकली नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ये तो मैंने बताया था। फिर इसने दो पार्ट में फिर से तोड़ा, या तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। बस ना। मैंने ये इस तरह से एक लाइन भी, लकीर भी खींच दी थी, और मैंने ये बोला था, अगर कोई रेजिडेंट की कंडीशंस को फुलफिल ना करे तो ऑटोमेटिकली वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। यही तो बताया था मैंने, हाँ या ना? अच्छा, एक बार नॉन रेसिडेंट बन गया तो उसके बाद ये देखने की जरूरत कहां से आ गई कि ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी है। वंस इट ही बिकम्स और इट बिकम्स नॉन रेसिडेंट, फर्दर बाइफर्केशन इज नॉट नेसेसरी, बट यस, if he satisfies the conditions of resident, further we are needed to bifurcate whether it is a case of ordinary resident or not ordinary resident. Got it? कहता है एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि 100% और पार्ट ऑफ अफेयर्स आर मैनेज्ड और कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बस, दैट्स इट। अगर 100% कंट्रोल या मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया में है, कितना? अब मैं अगर इस तरह से लिखूं यहां पे, इफ 100% कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, थोड़ा भी इंडिया में होता ना, थोड़ा भी इंडिया में होता ना, तो वो रेसिडेंट हो जाता। इंटायर कंट्रोल और मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया। जितने भी की डिसीजंस लिए जाते हैं सारे नॉन रेसिडेंट, बाहर तो नॉन रेसिडेंट। सर, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा? अब ना, एक बंदे को पकड़ लिया गया। किसको पकड़ा गया?
एचयूएफ का जो मैनेजर है ना, या जो करता है ना, उसको पकड़ लिया गया और कहा गया कि आप ना इंडिविजुअल्स कंडीशंस जो हैं यहां पर, कौन सी दो कंडीशंस थी इंडिविजुअल्स की, उसको आप यहां फुलफिल करिए। किसको? एचयूएफ फुलफिल नहीं कर सकता। एचयूएफ इटसेल्फ, उसमें घर के सारे मेंबर्स होंगे। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड, और उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उस पर सारे के सारे फैमिली मेंबर्स होंगे। उन सारे फैमिली मेंबर्स पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का तमगा नहीं लगा सकते आप। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि एक एचयूएफ का कर्ता घर पे बैठा है इंडिया में और उसके 8 फैमिली मेंबर्स हैं एंड ऑल दोज आर पार्ट ऑफ द एचयूएफ। ठीक है ना? अब हुआ क्या कि एचयूएफ की जो बेसिक कंडीशन है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने की जो कंडीशन है इंडिविजुअल वाली, अगर उसको फुलफिल करें तो उसके लिए कहा गया 10 साल में 9 साल, 10 साल में 2 साल उसको इंडिया में रेजिडेंट, 10 साल में 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में, और 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए। अब 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए, तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए अगर वो विदेश में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, सबको कहेगा चलो चलो चलो, अभी अभी तो हमारे 100 दिन हुए हैं, चलो कुछ दिन और रहकर आते हैं, चलो कुछ दिन गुजारते हैं इंडिया में। वो दौड़ा दौड़ा सबको लेकर के, अगर ये नहीं भैया कब तक सबको लेकर ढोगे, सबका स्कूल है, कॉलेज है, अदर वर्क होंगे, वहाँ बिजनेस चल रहा होगा, कैसे चलेगा काम भाई? ऐसे कैसे चलेगा सबको लेकर के चलो 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 इंडिया चलते हैं, नहीं तो हम लोग, हमारा एचयूएफ ना और एक्स नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। तो भैया केवल उस कंडीशन को पूरा करने के लिए आपको दौड़ दौड़ यहाँ आना पड़े, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, विल अटैक ओनली ऑन एचयूएफ के कर्ता और मैनेजर पे। इज इट क्लियर? They are needed to fulfill the conditions of individual over here. We will just copy it from the individual part and paste it over, and the same condition is to be fulfilled by the karta or manager of HUF. If they fulfill, the whole HUF will be covered in that. Clear? तो कहा गया कि अगर यही चीज, अब मैंने ये चीज आपको समझाने के लिए लिखी है, ये नहीं कि आप इसको हमेशा के लिए इस तरह से हर जगह यूज करें। इसमें दो कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 एंड। याद आया होगा वहां पर भी मैंने एंड लिखा था। 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 2 ईयर्स रेजिडेंट रहा हो और 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज और मोर वो इन इंडिया में रेजाइड किया हो। अगर दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो ठीक, अगर एक भी पूरी नहीं हुई तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दैट्स इट, कंप्लीटेड। और इसके साथ साथ, इसके कंप्लीट, इस पॉइंट के कंप्लीट होने के साथ साथ हम लोगों ने एक बहुत बड़ा टॉपिक कर लिया। अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो इतने टफ नहीं होंगे ना। ठीक, जल्दी से करें इसको। अच्छा, एचयूएफ के बारे में कर लिया हम लोगों ने। एचयूएफ, अच्छा एक मिनट, केवल मैं एचयूएफ के बारे में बोल रहा हूं, इन चीजों को अभी आप किनारे कर दें। कहता है एचयूएफ इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इन एवरी केस एक्सेप्ट वेयर ड्यूरिंग द ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। एक्सेप्ट होली आउटसाइड इंडिया, हर केस में वो रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, हर केस में वो रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, केवल एक केस में वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, जब उसका 100% एंटायर कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया से हो तो। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक। अच्छा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब माना जाएगा? अब यही कंडीशन यहां आ गए आगे। अब अगर एक बार रेजिडेंट हो गया तो फिर देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब है। तो मैंने कहा ना सेक्शन 6 में ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशंस नहीं बताई गई, जबकि मैंने आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन बताई। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे नॉट ऑर्डिनरी में कि 10 साल में 1 साल वो नॉन रेसिडेंट, 10 साल में 1 साल वो रेसिडेंट रहा हो और 7 साल में 729 दिन से कम इंडिया में रहा हो, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। यही चीज, उल्टी चीज कॉपी एंड पेस्ट की है यहां पर। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट
एचयूएफ केवल मैनेजर की बात हो रही है, कंप्लीट फैमिली की नहीं। हैज बीन अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग दैट ईयर और हैज ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर सक्सीड प्रीसीडिंग दैट ईयर बीन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ अमाउंटिंग इन ऑल टू 729 डेज और लेस, 729 दिन और उससे कम, दैट्स इट। ये सारी चीजें हम लोगों ने कर दी एचयूएफ की। अब अगर बात करें रेस्ट ऑफ द केसेस की, हम अगर बात करें यहां पर फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी एज वेल, तो इनके लिए कहा गया कि या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। अच्छा, रेजिडेंट होंगे इफ 100% और part of its affairs are controlled or managed from India। ये नॉन रेसिडेंट कब होंगे? इफ, सर वो तो कॉपी पेस्ट आप करवा रहे हैं एचयूएफ वाला, हाँ, 100% कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। प्रॉब्लम कितने सर? अब ये तो हमको समझ में आ गया। अब फिर से इसको दो पार्ट में बांट दें। किसको? रेजिडेंट को। ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठेंगा कुछ नहीं बढ़ने वाला। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है इस केस में। अब ये याद रखेंगे कि केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ ही नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं या ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं। ये जो फर्दर बाइफर्केशन का सिस्टम है ना, नीचे वाला ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पॉइंट है, ये केवल और केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में चलता है और दोनों में कॉपी पेस्ट है। इट हैज नो मोर यूज इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्लियर? तो हमारी टेंशन तो यही खत्म हो गई। तो सर बचा क्या? आपने हमें 7 तरह के पर्सन्स बताए थे। कितने? 7 तरीके से बताए थे। पहला इंडिविजुअल कर लिया, दूसरा एचयूएफ वो भी कर लिया और इन्हीं में ही वो होते हैं ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। फर्म हो गया, एओपी बीओआई हो गया, इतना जल्दी हो गया? हाँ। लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कंपनी ही तो बचा हुआ है ना। तो जरा कंपनी के बारे में पता कर लेते हैं। कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या तो नॉन रेजिडेंट होगी। और अगर कंपनी रेजिडेंट है तो कब होगी? इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। अगर कोई इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है या कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया है तो वो ऑलवेज रेजिडेंट होगी। सोचना मना है, आंख बंद कर लो, मेडिटेशन कर लो थोड़ी देर। रेसिडेंट होगी कंपनी अगर कोई इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है। ऑलवेज इट विल बी अ रेजिडेंट केस। इट्स अ केस ऑफ रेजिडेंट ऑलवेज। तो सर इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं दूसरी कंडीशन में
आपने तो ये बोल दिया इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी, इसका मतलब दूसरी कंडीशन बची हुई है, तो इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है तो वो भी रेजिडेंट होगी। ऐसा हो सकता है? हाँ, हाँ होगा, पक्का होगा, इफ 100% कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स आर गवर्न्ड फ्रॉम इंडिया। अब उल्टा केस हो गया, क्योंकि इंडियन कंपनी तो रेजिडेंट है ही, लेकिन आउटसाइड इंडिया में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और उसका 100% कंट्रोल और मैनेजमेंट इन इंडिया है। अब इस सेंटेंस को मैंने थोड़ा लेमैन की लैंग्वेज में लिख दिया, इसको हम थोड़ा टेक्निकल लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट टेक्निकल लिख देता तो आप कहते सर ये क्या है, उसके बाद इसको समझेंगे बाद में। क्या है ये? इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। अब सर ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को हम लोग शॉर्ट टर्म में बोलते हैं पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब वो सेंटेंस मैंने काट दिया, वो सेंटेंस कभी था उसको चेंज करके ये लगाया गया, क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा अलग है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का, और उसका मीनिंग कुछ अलग था। तो हम इसको देखेंगे, समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पोयम क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। अच्छा, एवरी अदर पर्सन हो गया, सब कुछ हो गया, कंपनी हो गई, कंपनी के बारे में इट्स इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, बाकी सब मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर करवा दी हैं, ये वाले पॉइंट जो छोड़ दिए थे सब कवर्ड है। सुने, एक पॉइंट छूटा है। अगर कोई पर्सन किसी इनकम के लिए किसी एक साल में, अगर कोई पर्सन किसी एक साल में किसी इनकम के लिए रेजिडेंट माना गया है, तो बाकी सारी इनकम के लिए भी उसको रेजिडेंट माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता एक साल में वो इनकम्स के लिए दो अलग अलग स्टेटस में आ जाए, कुछ इनकम्स के लिए बोले हम तो रेजिडेंट हैं, कुछ इनकम के लिए बोले नॉन रेजिडेंट। ये बिल्कुल दिमाग से निकालें। If any part of its income is charged to tax in India as a resident, then all the other source of income shall also be charged to tax in his hands as a resident in India. If a person is resident in India in a previous year in respect of any source of income, he shall be deemed to be the resident in India in respect of which his other source, रेस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर हिज सोर्स ऑफ इनकम। तो बाकी सारे के सारे के लिए भी वो रेसिडेंट ही माना जाएगा। एक साल में उसके ड्यूअल स्टेटस नहीं हो सकते कि सम पार्ट ऑफ द इनकम आर टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंट इन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट शैल बी चार्ज इन एनी अदर status. Not at all. If some part is charged to tax in India as a resident, then rest of the income shall also be charged to tax in his hands as a resident in India. अच्छा, टॉपिक इज ओवर। नहीं, करना क्या था सर, वो आपने पोयम नहीं बताया, बता देंगे, काहे को टेंशन ले रहे हो, नेक्स्ट सेशन में वही तो बताना है, कुछ भी नहीं बचा। आपका सेक्शन 6 ओवर हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।